नमस्ते बच्चों, अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड यूनिट पर। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया है, उनमें हमने न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। ठीक है, और अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें से भी 12 नंबर का काम आएगा, इसीलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हमें पता है, वो हम लास्ट में कर लेंगे, आपको दिखा देंगे कि कौन से कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आ सकते हैं या आएंगे। अब आप बोलोगे तो कॉम्प्रिहेंशन तो हम कर लेंगे, पर कई बार ना नहीं होंगे आपसे कुछ क्वेश्चन, उनमें 1-2 नंबर का आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लास्ट में देख लीजिएगा। 3 नंबर में इसमें जो होगा थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल और में होंगे। आप बोल रहे थे बार बार कमेंट सेक्शन में कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल हम कर देंगे। 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल आएगा इसमें से। पर कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल मुश्किल आ जाता है और कई बार थ्योरी क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है, तो हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये कर लीजिएगा, आप चाहो तो ये कर लीजिएगा। 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन होगा और एक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे हमें। ठीक है, इससे तो देखिए ये ना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड यूनिट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अब तो हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं माना जाता था। पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को अलग अलग माना जाता था। ठीक है, ये तो हमें काफ़ी पहले से पता था और ये हमें बाद में पता चला था। ठीक है, तो एक दिन एक साइंटिस्ट थे, ऑर्स्टेड, आप सभी जानते होंगे, वो गलती से कोई और काम कर रहे थे, पर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा था और साइड में कंपास था। तो करंट के कारण कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चेंजिंग करंट जो है, या जो करंट है, ठीक है, उसके अराउंड हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू हुआ और ये इफेक्ट शुरू हुआ। वैसे करंट के कारण कई इफेक्ट बनते हैं, हमें पता है। करंट जो है उसके कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा करंट के कारण वो वायर या वो मटेरियल हीट करेगा, नाइक्रोम वगैरह हम सुनते ही हैं। ठीक है, दूसरा केमिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो हो नहीं सकती वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कर देते हैं, तो केमिकल इफेक्ट होता है करंट का। और तीसरा जो हम करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि कोई वायर है, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट है, तो उसके अराउंड क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया है, ये हमें समझ की बात की, हमें सारा चैप्टर समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये जरूरी है, ये आएगा तभी हम आगे वाला यूनिट जो है थोड़ा कर पाएंगे। और हमें पता है कि आज लास्ट दिन है। ठीक है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना, तो हम सारा ना एक बेसिक ओवरव्यू दे देंगे, जो आ सकता है वो करवा देंगे आपको। ठीक है, तो जैसे ये है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी में कई बार पूछा गया है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में सोलेनोइड कई बार पूछा गया है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हम स्किप कर देंगे, इसकी और में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, शंट जो है कन्वर्जन ऑफ एमीटर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर में, ये कई बार पूछा जाता है, ये हम थोड़ा देख लेंगे, और न्यूमेरिकल्स तो हम देखेंगे। अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है, ठीक है, कुछ आपको आता है चैप्टर में से, तो जल्दी से जाकर आप सीधा न्यूमेरिकल कर सकते हो वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ऑर्स्टेड की बात हमने कर ली, करंट के इफेक्ट्स हमने देख लिए। उसके बाद देखिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी बेसिक से जरूरी बातें थी, मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कोई चार्ज है, अगर ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, अगर ये रेस्ट पर है तो इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर ये मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, करंट बनेगा। ठीक है, और करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। उसके बाद अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा तो ये तीनों तो बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। ठीक है, तो ये बात हमने कई बार कर ली, 2-3 बार कर ली होगी अब तक। तो इसके बाद क्या था, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें 12 मैग्नेट वाला भी आएगा, पर वो बाद में देखेंगे, अभी हम बस करंट के कारण देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक स्पेस होगी, जिसमें वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब कोई दूसरा मैग्नेट उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को फील या एक्सपीरियंस कर पाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम 20 से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम 20 से लिखेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बस ऐसा भी बोल सकते हो कि मैग्नेट के अराउंड ये कोई स्पेस है, या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड ये कोई स्पेस है जिसमें ये अपना प्रभाव शो करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके यूनिट से टेस्ला होंगी, कैपिटल टी से हम लिखेंगे। तो ये इसके बारे में बेसिक और जरूरी बातें थी। ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, ये हमारे पास कोई 12 मैग्नेट, हम आगे भी आएंगे ना, करंट के कारण भी बात करेंगे, पर कोई 12 मैग्नेट है तो इसके बाहर तो नॉर्थ टू साउथ होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ होंगे, तो ये आपको सेपरेटली कर लेना, बाद में पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। तो ये हमारे पास एक 12 मैग्नेट है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ होंगी, और ये क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स होंगे। ठीक है, ये लूप्स होंगे। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टेंजेंट ड्रॉ करने पर डायरेक्शन मिल जाएगी। यही कुछ प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थी इनमें भी हैं।
तो वो आपको देख लेनी चाहिए। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा नॉर्थ और साउथ जो होगा हमें पता है, ये सारी बेसिक सी बातें हैं। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, मान लीजिए इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, सेम ही रहेगी, ठीक है। इनके बीच में जो लेंथ है वो 2l है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से लिखेंगे, ये हमेशा लिखी जाएगी m इंटू 2l, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको समझा, इस पर तो नहीं लिखेंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। इसका ना एक और फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया, इसका एक और फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। एक करंट कैरिंग लूप भी ना कई बार छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाता है, ठीक है। इसका एक इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, तो बहुत छोटे से करंट कैरिंग लूप के कारण जिसका, तो इसमें अगर डाइपोल मोमेंट कभी हमें चेक करनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसमें कितना करंट है इनटू इसका एरिया कितना है। ये सारी चीज़ें ना न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी हमारे, ये हमें याद रखना है। हम आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आ सकते हैं, ये चीज़ें शुरू करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या बता दिया, मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड के बारे में बता दिया, बार मैग्नेट के कारण। मैंने अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें पता ही है इसके कारण होगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट थी ना, Q/r²। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी μ0/4 देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में था 1/ε0, यहाँ पर है μ0 है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, गलत बोल दिया मैंने, ये था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर चार्ज था ना, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आएगी अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, r² ही आएगा, डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है। वो हम देख लेंगे, वो जब आर्टिकल्स आएंगे तब आप देख लीजिएगा। तो ये ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल था, उसमें Q/2a था, यहाँ पर m, Q की जगह बस आपको क्या रखना है, m रखना है, 2a की जगह 2l लिखना है, ठीक है। और ना डाइपोल की जगह बार मैग्नेट रखना है बस, बाकी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, सेम आर्टिकल है, बस मान लीजिए आपको रिप्लेस करना है इसे, ठीक है। तो वो मैं करवाऊंगा नहीं, पर वो आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये करवाया तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर आपके एग्जाम के बाद अपलोड होगी, तब क्या फायदा इसका, ठीक है। बोलना आसान होता है, ऐसे वीडियो अपलोड कर दो, जल्दी वीडियो अपलोड कर दो, लाइट है नहीं डिवाइस में, हमारी दिक्कत है, फिर भी हम अपलोड करें। एग्जाम से 2 दिन पहले इतनी वीडियोस अपलोड कर दी, पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पर कोई नहीं कर सकता ऐसा, और हम कर रहे हैं, ठीक है। तब भी आप ऐसा बोलते हो, एक्सेल लाइन वाला आर्टिकल कर लीजिएगा, इक्वेटोरियल वाला आर्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है, टॉर्क वाला आर्टिकल कर लीजिएगा, और पोटेंशियल एनर्जी वाला भी आर्टिकल होता है इसमें। अब ज़्यादा ज़रूरी है कि बस आप ये 2 ही कर लीजिएगा। अब वो लोग सारे तो बता दिए, तो ये 2 छोड़ दो, ठीक है, ये 2 तो कर ही लेना। एक्सेल और इक्वेटोरियल पर ना चैनल पर वीडियो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही है ये, ठीक है। 2018 में इक्वेटोरियल में आ गया था, कुछ भी नहीं आया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या कुछ और, ठीक है, ये आ गया था, तो ये आ सकता है थ्योरी में, तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो ये मैंने बेसिकली बता दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड बता दी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी, दूसरा फॉर्मूला भी बता दिया आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता दिया आपको, मैग्नेटिक डाइपोल बता दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता दी, ठीक है। और आपको बता दिया कि आप ये एक्सेल और इक्वेटोरियल वाला आर्टिकल कर लीजिएगा, तो ये सेपरेटली आप देख लीजिएगा। अब हम इन्हें शुरू करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वैसे तो हम ये इसके बाद करते हैं, ठीक है, पर मैंने पहले ही करवा दिया आपको क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। न्यूमेरिकल 3 नंबर का आएगा इसमें से, उसी के लिए ये सारे फार्मूलाज ज़रूरी है, ठीक है। अब आप सोचोगे जो सैम्पल पेपर में वही आ जाए, पर अगर वो नहीं आया तो फिर आप आकर बोलोगे आपने जो करवाया उसमें से आया ही नहीं, तो आपको ये थोड़ा सा ना देख लेना चाहिए ढंग से। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट टेस्ला है, ये हमने बता दिया आपको। अब आगे क्या है, अब ना हमें क्या करना है, ड्यू टू करंट देखना है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो देखना है। अब करंट है जैसे, ठीक है, अब ठीक है, करंट देखिए, करंट का फॉर्मूला क्या था, I=Q/T। अब देखिए आप चैप्टर कैसे डिजाइन है, पहले चार्जेस एट रेस्ट करवा दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ठीक है, चार्जेस मोशन में आए तो करंट बन गया, ठीक है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी, यानी कि पूरा ना इस स्ट्रक्चर में डिजाइन है ये सारी चीजें। अब क्या है, ठीक है, जब हम फोर्स देखेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फोर्स देखा, तो E=F/Q था, E=F/Q था, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई, Q/E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब ना अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स देखेंगे, देखिए फोर्स ना 2 तरह से देखेंगे, एक ना चार्ज के कारण देखेंगे, फोर्स हम किसके कारण देखेंगे, चार्ज के कारण देखेंगे एक तो, दूसरा हम देखेंगे कंडक्टर के कारण, किसके कारण, कंडक्टर के कारण। जैसे कि मान लीजिए ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है हमारा, और ये z एक्सिस है हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो, जैसे ये x एक्सिस होगा नीचे फर्श वाला, ये y एक्सिस होगा,
और ये दूसरी जो लाइन जाएगी ये जेड एक्सिस होगा। तो ये नीचे वाला फर्श जो होगा हमारा, ये जो प्लेन है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक्स जेड प्लेन है। मान लीजिए इस पर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई जानवर, कोई कीड़ा मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा है, तो ऐसे जाएगा पार्टिकल हमारा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा। मान लीजिए उसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये बी की डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल होगा थीटा, इसे हम बना देंगे वी कॉस थीटा, और यहाँ ये परपेंडिकुलर ही होगा। अगर ये और ये देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये बनेगा वी साइन थीटा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना जिंदगी में कभी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर हम रखेंगे, मतलब अगर हम ये वेक्टर उठाएंगे ना तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाए या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, उससे कोई फोर्स फील नहीं होगा। अब फोर्स होगा ही क्यों, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट बनाएगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसे इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही ये एक छोटा सा मैग्नेट है और इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आइदर ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो फील करेगा, तो वही फोर्स हम देख रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली बताऊं कि चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड पर यहाँ जो फोर्स लगेगा, कोई चार्ज पार्टिकल पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा F = Q V B साइन थीटा, ठीक है, ड्यू टू या ऑन आप समझ सकते हो। हाँ, फोर्स ऑन यहाँ पर लिख लीजिएगा, फोर्स ऑन आ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी बना रहे हैं ना, तो इसलिए ड्यू टू या ऑन ये लिख दिया। यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। तो जो चार्ज, ठीक है, चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो चार्ज है ना उस पर फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, कितना, Q V साइन थीटा। तो ये हमें समझ आ गया। और अगर कंडक्टर होगा ना तो कंडक्टर के केस में ये फॉर्मूला बनेगा, जैसे भी लिख सकते हो कि Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो V क्रॉस B करने पर क्या मिल जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो ये इस प्लेन पर है V क्रॉस B, आपको पता है, बस ऐसे हाथ से मूव कर लीजिएगा आप, ये थंब की डायरेक्शन में आएगा फोर्स जो होगा, वो आपको जरूर आता होगा। V क्रॉस B करना मतलब ऐसे फिंगर्स को कर्ल करने वाली बात थी। अगर ये माइनस Q होता तो नीचे की तरफ फोर्स जाता, मतलब अगर ये फर्श पर मूव कर रहा है ना ऐसे, तो हम ऐसे मूव करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण। अब मान लो चार्ज पार्टिकल ना रख के मैं यहाँ पर कोई कंडक्टर रख देता जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया A है, ठीक है, कोई कंडक्टर रख देता जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई कंडक्टर रख देता तो उसके कारण जो फोर्स आता तो वो आता I यानी कि करंट, L यानी कि इसकी लेंथ, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, ठीक है। तो चार्ज के कारण क्या होगा, चार्ज में तो सिर्फ चार्ज होगा तो Q आ गया, यहाँ पर करंट होगा, इसमें करंट भी फ्लो करेगा तो I आ गया, इसके पास एक लेंथ होगी तो L आ गया, ठीक है, तो B आ गया, साइन थीटा आ गया, यहाँ पर भी साइन थीटा आ गया। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। चार्ज पार्टिकल पर ये फॉर्मूला लगाना है, कंडक्टर पर ये फॉर्मूला लिखाना है। 2-3 बार जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, मतलब आप साइड में लिखते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या है, टेस्ला, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हम उसे B से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो ये लगेगा, कंडक्टर पर लगेगा तो वो ये लगेगा। L लेंथ है कंडक्टर की, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, साइन थीटा ये एंगल होगा जो आपको बताया था, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। एक दो रिलेशन देख लेते हैं, आगे फ्लक्स आएगा, फ्लक्स हम देखेंगे, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होंगे वीबर और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होंगे टेस्ला, एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक टेस्ला जो होगा वो वीबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक टेस्ला जो है वो वीबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। वेबर की स्पेलिंग क्या थी, WEBER, वेबर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। अब ना जैसे डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया था, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें पता है कि हमारे पास ना राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड, ठीक है, दिल आपका इस तरफ होगा, ठीक है, उससे उल्टी साइड, ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड है। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, अगर ये करंट है तो फिंगर को कर्ल करेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और एक कंडक्टर के केस में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो ऐसी होगी, ठीक है, कि प्लेन ऑफ पेपर की तरह होगी। जैसे ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर ऐसे जा रहा है करंट उसमें, तो इस प्लेन के ऊपर ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है।
तो ये है, और जितना हम दूर जाएंगे ना इससे, जितना हम क्या करेंगे इस कंडक्टर से दूर जाएंगे, उतना कम होती जाएगी फील्ड की इंटेंसिटी, जितना हम और दूर जाएंगे उतना कम होती जाएगी इसकी इंटेंसिटी। तो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी तो है इसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके अराउंड। अब क्या है, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम करंट को ऊपर की तरफ रखेंगे तो जैसे देखिए, अब अगर ऐसे जा रहा है करंट तो ये डायरेक्शन होगी, मतलब ना मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये हमें समझ आ गया। अगर करंट नीचे की तरफ जाता तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती, मतलब ये ऐसे लगाते फिर हमें ये भी समझ आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको ये समझ। अब मान लीजिए इस बोर्ड के अंदर से एक वायर बाहर आ रही है, जैसे कि ये बाहर आ रही है एक वायर ऐसे, तो मैं तो बस ऐसे लिखूंगा उसे क्योंकि हमें तो पॉइंट ही दिखेगा, मतलब एक तार को काट देंगे, ठीक है, उसे ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो उस तार का, उस वायर का बस ये पॉइंट ही दिखेगा हमें। तो मान लीजिए ये वायर है ना, इससे ये से बाहर आ रही है और इसमें से करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो थंब रूल के हिसाब से कर्ल करने पर, ये थंब है, कर्ल करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी ये, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये हमें समझिए कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी की तरफ है या घड़ी से उल्टी तरफ है, ठीक है, उल्टी तरफ है, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी ना तो इस लूप को, जो लूप हमने बनाया है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। अगर क्लॉकवाइज होगी तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये आपको लिख लेना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, बस आप समझ लीजिए, ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है। दूसरा मतलब ना करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर, ठीक है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर हमने करंट इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये करंट पर डिपेंड करती है, यानी कि ये किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। दूसरा, वायर कितनी लंबी है, यानी कि ये वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, ये वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। तीसरा, ठीक है, तीसरा ये किस पर डिपेंड कर सकती है, ये करंट पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर डिपेंड करेगी, ये साइन थीटा पर भी डिपेंड करेगी, एंगल पर भी, ठीक है, कि हम कैसे देख रहे हैं इसे। तो इसके बाद हम आगे बायोट-सावर्त लॉ की बात करेंगे, तो इसके लिए ये थोड़ा सा बेस जो था वो जरूरी था। तो अगर मान लीजिए वायर ऐसे होती है हमारी, ठीक है, मतलब हम जब बनाएंगे ना ये बायोट-सावर्त लॉ, तो आपको पता है डीबी क्या आएगी, आइडियल म्यू नॉट बाई 4 पाई, आइडियल साइन थीटा आएगी ना बाई आर स्क्वायर। हाँ, ये लिखना भूल गया था, साइन थीटा पर भी डिपेंड करेगा, ओ डी आई डी एल साइन थीटा पूरा लिख दिया। एक बार आप साइन थीटा को काट दीजिए, हम ढंग से लिखेंगे तो देखेंगे। ये लिख लेना था कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा कमजोर होगी मैग्नेटिक फील्ड, जितना पास आएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे एक लूप में होगा, मान लीजिए करंट ऐसे एक लूप में, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जैसे जो राइट हैंड रूल है ना, अगर थंब की डायरेक्शन में करंट रखेंगे तो फिंगर की कर्ल से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो फिंगर के कर्ल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अगर थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, मतलब उल्टा कर दीजिएगा, थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो कर्ल से करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। या आप ऐसा समझिए कि अगर ना जैसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिंगर का कर्ल अगर हम करेंगे तो ये डायरेक्शन निकलेगी ना थंब की, ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, ठीक है। जब अंदर जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी ना, बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी, तो ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे तीर के पीछे होता है। बाहर आएगी बोर्ड से तो बस एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, ठीक है। जैसे, ठीक है, यहाँ पर करंट आया था बाहर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब बाहर करंट ऐसे, तो ये अंदर किसकी गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। मैंने उल्टा बोल दिया होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर बाहर, जैसे यहाँ से करंट बाहर आया था ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब क्या ये करंट है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कुल मिलाकर अगर करंट स्ट्रेट वायर की तरह भी, अगर करंट स्ट्रेट वायर में है ना तो फील्ड ऐसे सर्कुलर बनेगी। अगर ना करंट स्ट्रेट वायर की तरह है तो फील्ड सर्कुलर बनेगी। अगर मान लीजिए करंट सर्कुलर है तो फील्ड स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगी, ठीक है, उल्टा है। और अगर थंब करंट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। अगर थंब मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर्स जो है वो करंट बताएंगे। उल्टा कर लेना, आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ये बस डायरेक्शन का था, ये आपको बता दिया। दोबारा देख लेते हैं। थंब, ठीक है, थंब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा तो कर्ल क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। थंब अगर करंट की डायरेक्शन बताएगा तो फिंगर का कर्ल किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बच्चों अब हम बायोट-सावर्त लॉ देखने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, बायोट-सावर्त लॉ जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है तो उस पर ना कोई करंट एलिमेंट है छोटा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करके पूरी वैल्यू निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे फाइंड करने के लिए बायोट-सावर्त लॉ यूज़ करेंगे। बायोट-सावर्त लॉ डील्स विद
विद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हम यूज करेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद होगी। उसके बाद कंसीडर करंट एलिमेंट ए बी, ये करंट एलिमेंट है हमारा ए बी, ठीक है, ऑफ लेंथ डी एल, इसकी लेंथ कितनी है डी एल, ऑफ कंडक्टर एक्स वाई, ये कंडक्टर एक्स वाई है हमारा, कैरिंग का करंट है, इसमें करंट आई है, ये आपको दिख रहा है, डायरेक्शन भी शो कर दी। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम करंट एलिमेंट से। एंड थीटा, ये थीटा है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर। अब डी एल ऐसे जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एट अ पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट, यहाँ पर लिख दीजिए ड्यू टू। तो अब हमें क्या देखनी थी, बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तीनों एक ही नाम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कोई भी पॉइंट पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी पर इस करंट एलिमेंट के कारण जो होगी वो डिपेंड करेगी करंट पर, डी बी, छोटे करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी छोटी होगी, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्हें कंबाइन करने पर ये आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। म्यू नॉट क्या है हमारा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। तो म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 वीबर पर एम्पियर पर मीटर, ये आपको याद रखना है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 वीबर पर एम्पियर पर मीटर। तो ये हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ है, ये आ सकता है हमें, ठीक है। और इसमें स्मॉल करंट एलिमेंट कोई पॉइंट पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेगा या देखेगा, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना आगे, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी एप्लीकेशन भी है 2, वो आप देख लीजिएगा। अगर हम देखेंगे, जैसे देखिए बायोट-सावर्ट्स लॉ तो हमने ये कर दिया, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये हम कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन अगर मैं करवाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास है नहीं। हम सीधा एम्पियर सर्कुलर लॉ पर आते हैं, क्योंकि हम इसकी और में न्यूमेरिकल जो होंगे वो कर लेंगे। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ जरूरी और सॉलिनोइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, फिर डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी आया है कई बार एग्जाम्स में, इसे आप याद कर लीजिएगा एज इट इज। तो अब हम आ चुके हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ पर, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, मतलब इसके हिसाब से लाइन इंटीग्रल क्या होगा, डीएल इंटीग्रेशन, डीएल आएगा ना, डीएल की इंटीग्रेशन होगी तो इसे हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन अलोंग अ लूप, ठीक है। जैसे ना गॉस थ्योरम में था कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ में है कि क्लोज्ड लूप होना चाहिए। लूप का साइज और शेप कोई भी हो सकती है, मतलब ना हम ऐसा लूप भी रख सकते हैं, स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा लूप भी हो सकता है, ठीक है, या मान ये लूप ही नहीं बना है, ये लूप बंद होगा पूरा, आपको पता है, सर्कुलर लूप तो हो ही सकता है, तो लूप होगा बस। तो उसके अंदर जितना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट होगा, ठीक है। जैसे ये लूप है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स जितना इसके अंदर क्या होगा, करंट होगा, ये होगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, समझाने के कई तरीके पर टाइम कम है। तो देखो, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड पाथ, ये अब आपको बताया था ना क्लोज्ड पाथ, जैसे इसे हम क्लोज्ड पाथ मानेंगे, ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ है, लूप एक, ठीक है, क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है। closed path in free space is equal to mu naught times the total current passing through the surface enclosed by the closed path, ठीक है। इसके सरफेस में से जितना भी पास कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये एज इट इज डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये आ गया, ठीक है, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। तो इससे पहले ना बायोट-सावर्ट्स लॉ में एक एप्लीकेशन आती है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वाली एक एप्लीकेशन आती है, वहां से हमने एक रिजल्ट उठाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई, कैरिंग करंट आई, इसके अंदर करंट आई है, ठीक है, ये हमने बना दिया करंट आई, ठीक है, फ्लोइंग इन द डायरेक्शन एज शोन, आपको बताया जा रहा है कैसे है, ठीक है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल, ये करंट एलिमेंट हमारा डीएल हमने कंसीडर कर लिया एट अ डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर पर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर के सेंटर से, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम कैसे निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू 2 आई। ये रिजल्ट ना हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन से लिए हैं,
ठीक है। तो हम इसके बाद इसका लाइन इंटीग्रल जब करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जब हम देखेंगे, तो ये बी आ गई और डी एल आ गया, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगी। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जब हम देखेंगे तो बी डॉट डी एल आगे कॉस जीरो आएगा। कॉस जीरो क्यों आएगा? ठीक है, क्योंकि आपको भी बताया सेम डायरेक्शन में होंगे। बी बाहर निकाल लेंगे, डी एल की इंटीग्रेशन बचेगी, बी की ये वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। डी एल तो अब देखो अगर रेडियस आ रहा है तो ये सारा क्या आ जाएगा 2πr, तो 2πr रख देंगे। सारा काटने पर हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई, यानी कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसे हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये भी आ सकता है 2 नंबर में भी थियरी में, ठीक है, और 3 नंबर में भी थियरी में आ सकता है अगर सोलेनोइड इसके साथ आई तो, ठीक है। सोलेनोइड में जो है, ठीक है, हमें 3 नंबर का जो आर्टिकल है वो पूछा जा सकता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्सप्लेन कर दो, मतलब उसकी डेफिनेशन लिख दो, डिफाइन कर दो, और सोलेनोइड वाला आर्टिकल जो है वो कर दो। तो इसलिए हम जल्दी से सोलेनोइड वाला आर्टिकल देख लेते हैं। सो बच्चों, अब हम आ चुके हैं हमारे सोलेनोइड वाले आर्टिकल पर, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ना एम्पियर सर्कुलर लॉ देख लिया, और एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो एप्लीकेशन है सोलेनोइड वाली, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आ सकती है। हाँ, हम जल्दी न्यूमेरिकल पर जाएंगे, पर अगर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ आ गया और उसकी और में सोलेनोइड हुई तो इसलिए भी सोलेनोइड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड कॉइल, ठीक है। तो बस ना कोई मेटल के ऊपर हमने ऐसे एक तार को वाउंड कर रखा है, ऐसे जैसे बांध रखा है, आप ऐसे समझिए, बस वंट से चढ़ा रखे हैं हमने। अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर लाइक अ स्प्रिंग। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज देन इट्स रेडियस। तो ये आपको याद रखनी है और ये आपको लिख देना है। ये सोलेनोइड का डायग्राम है, ठीक है। आप चाहो तो बीच में मेटल, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, रखो, या आप चाहो तो ना रखो इसे, ठीक है। इसे रखने से इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आएगा एग्जाम में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ये काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें ना यही सोलेनोइड है, ठीक है। इसमें क्या है? करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं फिंगर को ऐसे कर्ल करूंगा तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? बिल्कुल ऐसे, एडजस्ट पर कैसे जाएगी? ऐसे, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए। सोलेनोइड के जस्ट बाहर ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। सोलेनोइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमने लिख दी, कंसीडर अ सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब मान लीजिए n क्या होगा? इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, ठीक है। n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में वो I है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है, तो उसे लगाकर ही तो सॉल्व करेंगे। और एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है, ठीक है, वो एक लूप पर लगेगा, ठीक है। एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, हमने आपको बताया था। उसकी शेप चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप, जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस था, वैसे यहाँ पर एम्पिरियन लूप है। तो कंसीडर आ रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप PQRS, ठीक है। तो PQRS, तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप PQRS इन द मिडल ऑफ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के मिडल में हमने बना दिया है सच दैट PQ इज इक्वल्स टू L। PQ जो लेंथ है वो कितनी है? L। तो ये लेंथ हमने बता दी कितनी है? L। ये भी आपको समझ आ गया कि एक सोलेनोइड है, उसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, I उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप PQRS जो है वो इन द मिडल ऑफ सोलेनोइड कंसीडर किया है, और PQ लेंथ जो है वो L है, ठीक है। अब क्या है? लेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग PQ। वो तो हमें पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो PQ के अलोंग है। देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B ओवर द क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन स्ट्रेंथ, फ्लक्स डेंसिटी सभी एक ही चीज़ है। तो B का जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे ओवर द क्लोज्ड लूप PQRS, ठीक है, इज गिवन बाय, उसे कैसे लिखेंगे? तो ये क्लोज्ड लूप हमारा PQRS है, ये लाइन इंटीग्रल आ गया B डॉट DL, जैसे कि हमने बात की थी। अब क्या है देखो, ठीक है। अब ना इसे तोड़ा जाएगा, जैसे इस सेक्शन में PQ की इंटीग्रेशन हो जाएगी, पहले PQ लेंथ तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर QR लेंथ तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर RS लेंथ तक इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर ना PS लेंथ तक इंटीग्रेशन कर देंगे। 4 सेक्शंस है ना इसमें, तो जैसे आप ऐसे समझो 4 एंगल्स हैं, ठीक है। अब जब आप ना, ठीक है, ये आप समझ गए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जैसे उसमें था ना वैसे इसमें है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि PQ सेक्शन में, बस आप देखो PQ सेक्शन में देखो, बस कंडक्टर वाला याद है आपको, ठीक है। तो ये मान लीजिए वैसे कंडक्टर ही है, ऐसे छोटा सा कंडक्टर, चलो मत कंसीडर करो, आपको आराम से समझा देता हूँ। अब B की डायरेक्शन भी ये है और L की डायरेक्शन भी ये है, तो B और DL दोनों में, यहाँ पर मान लीजिए हमने छोटा सा DL एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो B की डायरेक्शन भी ये है
और डीएल की डायरेक्शन भी ये है, तो इनमें एंगल कितना होगा 0। इससे सॉल्व करने पर क्या आएगा कॉस 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पी क्यू ये क्या आ जाएगा बी डीएल आ जाएगा, ठीक है। कॉस तो 0 आ जाएगा इसमें। ये आप थोड़ा ना 1-2 स्टेप्स में कर लीजिएगा, हमें जल्दी जल्दी करना है ना इसलिए थोड़ा सा। अब क्यू आर आएगा ये देखो, ठीक है। क्यू आर आएगा, ये क्यू आर में क्या होगा एंगल 90, बी तो ऐसे जा रही है और एल ऐसे जा रहा है अब, ठीक है। तो 90 होगा, तो यहाँ पर cos 90 जब हम सॉल्व करेंगे cos 90 0 होगा, तो क्यू आर लेंथ की अक्रॉस क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी लाइन इंटीग्रल की। सेम इसी तरह आर एस है, आर एस ना जस्ट बाहर है, सोलेनोइड के बाहर है। अगर सोलेनोइड के बाहर होगा, ठीक है, तो जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो 0 होगी, तो यानी ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि सोलेनोइड के बाहर है ये। उसके बाद एसपी पर आएंगे, इसमें फिर जा रहा है जैसे 90, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो 90 डिग्री, ठीक है। फिर 90 cos 90 फिर 0, यानी कि ये वैल्यू भी 0, यानी कि ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ये सिर्फ इसी के कारण होगी। अब क्या होगा जब हम बी तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर करंट कांस्टेंट है तो। अब डीएल है, अब आप ध्यान से देखिए डीएल की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे 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 आ जाएगा ना डीएल पी क्यू। अब डीएल पी क्यू टोटल लेंथ लिख देंगे, टोटल लेंथ कितनी है एल, वो कितनी है एल, तो ये आ गई। यानी कि इस पर ये सब अप्लाई करने के बाद, ये सारी लाइन इंटीग्रल मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अक्रॉस लूप पी क्यू आर एस क्या आया हमारे पास बी एल आया, तो ये हमें समझ आ गया। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आएगा म्यू नॉट आई आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा म्यू नॉट आई आएगा, यहाँ पर ये क्या आया बी एल, वहाँ पर ये क्या आया म्यू नॉट आई, तो हम लिख सकते हैं कि बी एल क्या है म्यू नॉट आई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो बी की वैल्यू निकालेंगे हम वो क्या आएगी म्यू नॉट आई अपॉन एल, म्यू नॉट आई अपॉन एल आएगी। अब अगर मान लीजिए इसमें टोटल एन टर्न्स है, सारे टर्न्स जो हैं वो कैपिटल एन है, ठीक है। मान लीजिए ये जो एन है ना, ये एन है, मान लीजिए इसमें 100 टर्न्स हैं और एल जो है वो मान लीजिए 10 यूनिट है, तो एन क्या आएगा तो ठीक है टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100/10, तो मतलब ना यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे 10 टर्न्स होंगे, ठीक है। तो ये तो अगर एन टर्न्स हैं, ये एक टर्न के लिए है, ये बस एक टर्न के लिए मान लो। अगर एन टर्न्स हैं बी सारी सोलेनोइड के लिए क्या आएगा एन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एन इंटू म्यू नॉट आई बाई टोटल एल, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा बी, इसे हम क्या लिख देंगे स्मॉल एन, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। तो ये जो है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, और हमें इसे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना पड़ सकता है कि अगर ये एज इट इज़ नहीं आया तो आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स भी इसी पर आए हैं। अब बच्चों क्या बात है कि अब हमें देखना है ये सारे हमने कर लिए, ठीक है, ये सारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब ना ये जो आर्टिकल है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स वाला, ये काफ़ी बड़ा है और आपसे होगा भी नहीं अगर मैं समझा दूंगा तो। ये टॉर्क वाला भी और ये मूविंग कैलोरीमीटर वाला भी। अब ये 5 नंबर में तो आ नहीं सकती, ये 3 नंबर में ही आएंगे और में न्यूमेरिकल होगा, तो हम ना अब इन पर टाइम नहीं खराब करेंगे। अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे तो एग्जाम से पहले शायद मैं ये कर दूँ जल्दी जल्दी, और ये भी आप ज़रूर याद से कर लीजिएगा, शंट वाला लास्ट में हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। वैसे अगर आपके पास लिखा है तो कर लीजिए, क्योंकि ना ये आ सकते हैं 3 नंबर में। अब हम सीधा करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा जरूरी थे इसीलिए, और साथ में 2-3 कॉम्प्रिहेंशन भी देख लेंगे। तो चलिए बच्चों ये देखो अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बट ये ना ये जो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स वाला, ये ना 24 में आया है, ठीक है, सैंपल पेपर में भी था और 25-26 में भी पूछा गया है, तो ये ना आपको कर लेना चाहिए। ये 3 नंबर में थ्योरी में आएगा अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन ही करना है तो। बाकी अब हम क्या करेंगे, हम एक ठीक है हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आ सकता है, और हम 3-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे जो आ सकते हैं। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना जो आप ऊपर देख रहे हो सोलेनोइड, ठीक है, 80 सेंटीमीटर सोलेनोइड, ठीक है, 80 सेंटीमीटर लंबी सोलेनोइड है, तो 80 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है। हैज़ 500 टर्न्स, अभी मैंने आपको सोलेनोइड वाला समझाया था इसीलिए, ठीक है, हैज़ 500 टर्न्स, तो टोटल टर्न्स कितने हैं 500, तो कैपिटल एन 500 आ गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमें मतलब ना सोलेनोइड ये हो गया ऐसे हमें पता है इसके ऊपर, तो ये जो आ रहा है ना ये डायमीटर है, ये कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। इफ़ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, हमें करंट भी दे दिया कितना है 10 एम्पियर। इसके बाद क्या है हमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हमें बी पूछी जा रही है, ठीक है। क्या पूछी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर इट्स सेंटर, उसके सेंटर की तरफ, ठीक है। देखो वैसे तो ये सॉल्व ही है पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी ना हमने आर्टिकल किया था तो उसमें हमने बी की वैल्यू क्या निकाली थी, वो थी म्यू नॉट, ठीक है, इनटू आई, यहाँ पर एन था, इस एन की वजह तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ थे, तो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, म्यू नॉट
इंटू आई, ये था हमारा फॉर्मूला। अब सेंटर पर पूछे, चाहे उसके अंदर कहीं पूछे, सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी पूछे, सोलेनॉइड के अंदर ना जो फील्ड रहेगी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी, आपको बस ऐसे समझना है, ठीक है। तो कहीं भी पूछे अब सोलेनॉइड के अंदर, अंदर पूछ ले, इधर साइड में पूछ ले, सेंटर में पूछ ले, बस यही फॉर्मूला लगाना है। इन्होंने आपको गुमराह करने के लिए थोड़ा सा बोला है कि एट अ पॉइंट नियर इट्स सेंटर, सेम ही हमने जो लूप बनाया था वो भी सेंटर के पास ही तो था, वहीं पर तो कैलकुलेट की थी, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो टोटल टर्म्स 500 दिए गए हैं, तो हमने क्या रख दिया, 500 रख दिया, ठीक है। टोटल लेंथ जो है हमें वो ये देखो 80 सेंटीमीटर दी गई है। अब ना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.8 मीटर लिख दिया। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आएगी, इंटू आई करंट है हमारा, ठीक है। वो कितना दिया गया, 10 एम्पियर, एम्पियर में ही है, तो ऐसे कर देंगे। अब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, 500, ठीक है, गुना 4। आप मैं एक्यूरेसी के लिए यहाँ से पाई उठा रहा हूँ, आप सीधा 22/7 या 3.14 लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में, इंटू 10, ठीक है। ये आ गया जितना, उसे हम डिवाइड करवा देंगे किससे, 0.8 से, ये आएगा इतना, ठीक है। ये आएगा 78,539.8 इंटू 10⁻⁷ है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास, अब जब हम इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे ना, यहाँ तो कितने डिजिट छोड़ दिए, 4, तो 7.85 इंटू 10⁻⁴, अब प्लस में आएगा यहाँ पर, प्लस में, क्योंकि लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस होगी पावर, राइट साइड जाएंगे तो माइनस होगी, हम तो लेफ्ट साइड आए हैं तो पावर प्लस होगी, तो -7 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7.85 इंटू 10⁻⁻³ हमारा जो है आंसर आ जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो टेस्ला आएगा, आपको पता है, पीछे टी लिखना है। तो अब ये ना हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, जो ना पहला करवाया था ना आपको, उसमें ये जो दिया गया था, जैसे कहाँ गया वो, कि डायमीटर सोलेनॉइड का ही है, तो इससे ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे आप समझो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो फॉर्मूला में हम यूज़ कर लेते, वो आपको बस ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है ताकि आपको लगे पता नहीं कौन सा ही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको पता ही चल रहा है। जैसे अभी जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये 2025-26 में पूछा गया, यानी कि जस्ट पिछले साल, और ना 24-25 में भी बोर्ड के सैंपल पेपर में ये था। तो ये क्या है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, तो लेंथ है ना सोलेनॉइड की, लेंथ हमें दी गई है 0.5 मीटर। मैं बस आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप ना क्या करना है कि जैसे आप सोलेनॉइड बनाकर आओ ना, ऐसे बनाकर आना, मतलब आप डायग्राम बनाकर आना सोलेनॉइड का, ऐसे करंट शो कर देना उसमें, ठीक है। तो उससे ना आपके नंबर पर फर्क पड़ेगा। तो इसकी लेंथ दी गई है 0.5 मीटर, और टीचर को भी लगेगा इस बच्चे को क्लैरिटी। आप चाहो तो उसके बीच में मेटल वगैरह कोई सॉफ्ट आयरन को रख देना, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया था, मतलब आप चाहो तो आप सोलेनॉइड का ऐसा डायग्राम जो है वो बना देना, ठीक है। ये तो मैंने ज़्यादा ही सुंदर बना दिया, यहाँ पर दोबारा बनाते हैं हम सोलेनॉइड का डायग्राम, ठीक है, ठीक है। थक चुके हैं बच्चों बहुत ज़्यादा, एक दिन में देखो हमने कितना काम किया, ठीक है। तो ऐसे बना देना ढंग का, ये आप छोड़ दो, ठीक है। ऐसे मत करना एग्जाम्स में बिल्कुल भी। तो ये जो लेंथ है ये होगी 0.5 मीटर, तो लेंथ दी गई हमें 0.5 मीटर, और रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, ठीक है, ये इतना रेडियस होगा ना, इतना, ये कितना, 1 सेंटीमीटर ये दिया गया, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, तो 500 टर्न्स हैं इसमें, टर्न्स बोला नहीं जाता एक तो, ठीक है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो इसमें जो टोटल करंट है आई कितना है, 5 एम्पियर है। उसके बाद क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि हमें बी फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बी का आपको फॉर्मूला बताया था, बी इज इक्वल टू, ठीक है, एन म्यू नॉट आई, एन की वैल्यू क्या थी, एन अपॉन एल, ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है। तो टोटल टर्न्स कितने हैं हमारे पास, वो है 500, ठीक है, इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर, अपॉन लेंथ दी गई है 0.5 मीटर। तो ये हम लिख देंगे, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ उसे, कहाँ गया ये कैलकुलेटर का सामान, ये रहा, ठीक है। 500 इंटू 4 पाई इंटू 5 डिवाइड 0.5, ये आएगा 8,831, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, ये -7 तो एज इट इज़ है, 0.85 था इसके पीछे, तो अगर मैं इसे यहाँ लेकर जाऊँगा तो 6.28 अगर मैं करूँगा तो मैं 4 डिजिट आया हूँ, तो आपको पता है वहाँ पर +4 करना है, तो -3 आ जाएगा। तो ये है, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 0.628
इंटू 10⁻⁻²। और पीछे आएगा टेस्ला, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही है, टेस्ला लिखना। बस थोड़ा ना ढंग से लिख देना है, ऐसे डायग्राम वगैरह बना के जो आपको बताया। तो अब देखो ये क्वेश्चन ना 2025 में आया था। ये क्या है, अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 5 × 10⁻⁻² टेस्ला। यानी कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है। प्रोटॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल, आपको बताया था ना, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, बस इतना याद रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना, ठीक है, ये इतनी है। तो चार्ज्ड पार्टिकल दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी हम लिखते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी दी गई है, वो दी गई है 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। उसके बाद दी गई है विद वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दी गई है कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल थीटा दे दिया हमें, 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स कैलकुलेट करना है हमें प्रोटॉन पर, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, इसीलिए वो सारा बेस करवाया था आपको। तो ना फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये लाइन लिख देना। तो फोर्स क्या लिखेंगे, F = QVB sin थीटा। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज गिवन बाय F = QVB sin थीटा। तो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये आप यहाँ पर लिख देना। If a charged particle is proton, so charge on proton as we all know is this, ठीक है। इनटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 10⁵ इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। ये बता दिया हमने। और साइन थीटा, अब साइन जो है 30 आएगा यहाँ पर, साइन क्या आएगा 30, ठीक है। ये आ गया सारा। अब हमें इन्हें कैलकुलेट कर लेना है। ये 10⁻⁻19 है, ये -2 है, तो ये -21 हो जाएगी, और ये 5 है, तो 1.6 × 5 1.6 × 5 इंटू साइन 30 क्या होगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। साइन 30 यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। तो ये 0.5 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसे ये -21 बना, और उसमें 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, माइनस, बोलिए -21 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, -16, ठीक है। तो अब ये है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले जाइएगा, 1.6 × 5 × 0.5, ठीक है। ये कितना आएगा हमारा 4, ये क्या आएगा हमारा 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। 4 से निकाले तो न्यूटन आएगा, ये 16 आएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर दिए। उसके बाद ना ये देखो एक और न्यूमेरिकल है, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। तो ना पावर लाइन बोल दिया ना, मतलब ना हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे ऐसे एक लाइन है, ठीक है। पावर लाइन तो ऐसे ही होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है मतलब ये बस एक वायर है, ठीक है। ये वायर अब कितनी ज़्यादा लंबी हो सकती है, एक पावर लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बायोट-सावर्ट लॉ में एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो उसके ऊपर ये आया है। तो उसमें ना जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला था μ0I/2πr। यही हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया था, अभी थोड़ी देर पहले 20 में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो एक पावर लाइन है, वो कैरी कर रही है करंट 90 एम्पियर का। तो करंट हमें पता है आई कितना है, 90 एम्पियर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाए हमें तो इससे मतलब है, कोई वेक्टर तो हम कर नहीं रहे यहाँ पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बताता हूँ आपको। तो मैग्नीट्यूड पूछा है हमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना मैग्नेटिक फील्ड का। ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण एट अ पॉइंट, ड्यू टू दिस करंट एट अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो पावर लाइन, यानी कि ना इस ये पावर लाइन है, मान लो ये पावर लाइन, इसके नीचे 1.5 मीटर नीचे, इसके इतना नीचे यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी। ये बायोट-सावर्ट लॉ से ही आया, और ये फॉर्मूले से आपको इसे करना होगा। तो उसमें तो ये थी एप्लीकेशन, अगर आपको याद हो तो ये ऐसी करवाई थी, ठीक है। आपको स्कूल में करवाई गई होगी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमें देखिए क्या क्या गिवन है इसमें, कि आर होता है ये डिस्टेंस, कितना नीचे, आर दे दिया 1.5 मीटर, करंट दे दिया 90 एम्पियर, ठीक है। और क्या दे दिया, बस यही बताया गया। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, μ0I/2πr, ठीक है। B = μ0 की वैल्यू क्या होगी 4π × 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना 90 एम्पियर बाई 2 तो 2 होगा, बाई 3.14 होगा, इंटू आर क्या दे दिया 1.5 मीटर दे दिया। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, अब हम सॉल्व इसे कर लेते हैं। ये क्या है 4 × 90, ठीक है, इंटू पाई मैंने किया नहीं है, मैं कर देता हूँ। 4π × 90, 4π × 90 हो गया। अब इसे डिवाइड करवाना है 2 से, ठीक है। फिर ये नीचे ही है तो डिवाइड का ऑप्शन ही आएगा यहाँ पर, 3.14, ठीक है, इंटू
फिर ये 1.5 नीचे तो डिवाइड का ऑप्शन आएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 120 गुना 10 की पावर -7। थोड़ा सा अगर ऐसे यहाँ पर लिखूँगा 1.2 तो 2 डिजिट यहाँ पर आ गया ना, मैं मतलब इसके पीछे 0 आया आंसर में। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पर लाऊंगा, 2 डिजिट लेफ्ट आए हों तो इसमें से 2 आपको ऐड करना पड़ेगा आपको, इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है टेस्ला। आप चाहो तो देखो यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई है तो ये कट जाएगा, ठीक है, काट भी सकते हो तो सिंपल भी हो जाएगा। अब आप इसे भी काट सकते हो, जैसे 2 ऐसे काट 45 आ जाएगा। अब इसे हटाओगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर इसे आप काट सकते हो 3 आ जाएगा। तो अपना कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के भी यहाँ पर हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, 3 घंटे में ना ऐसा ही दिमाग होता है, कोई गलती हो जाएगी तो 3 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, बस ध्यान से, और दोबारा देख लेना ढंग से। तो हमने 3-4 न्यूमेरिकल्स कर दिए, तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, 23 का कर दिया, 24 का कर दिया, 25 का कर दिया। पिछले 3 सालों के न्यूमेरिकल्स तो हमने कर दिए, तो ऐसे ही आए हैं और यही सैम्पल पेपर में था, वो भी कर दिया। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स इनफ है, ठीक है। बाकी हमें आगे और काम करना आपको पता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो हमें देखनी थी वो ये थी कि ये देखो, ये कॉम्प्रीहेंशन है 2, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, ये आप देख लीजिए। आप बोलोगे कि मैं कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, आप कर लोगे तो, पर एक बार ना आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कॉम्प्रीहेंशन रीड करके जल्दी से, अगर आपके पास अगर एग्जामिनेशन मास्टर वगैरह है तो वहाँ से देख लीजिए। ये एक बार रीड करके सारा ये क्वेश्चंस लगा कर देख लीजिए कि आपसे हो रहे हैं, ये भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड वाला, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाला भी देख लीजिए। 5 नंबर का काम है, 5 नंबर के लिए कितने आर्टिकल किए हमने, तो 5 नंबर के लिए थोड़े से क्वेश्चंस भी हमें लगाकर देख लेने चाहिए। तो ये ना 2-3 आप लगा कर देख लीजिए कि आपसे हो रहे हैं सच में ये सारे, ठीक है, ढंग से, तो बस यही कर लीजिएगा। और ये जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपको देखना ही देखना है, ठीक है। ये उसमें भी था सैम्पल पेपर में भी और पिछले साल भी आया था, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और इस साल जो सैम्पल पेपर में है ना, इस साल सैम्पल पेपर में कौन सा है, ये देखो, ये सैम्पल पेपर है, और इस साल सैम्पल पेपर में भी यही है, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये ना, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला सैम्पल पेपर में ही है। ये 24-25 के सैम्पल पेपर में भी और 25-26 के सैम्पल पेपर में भी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये हुआ हमारा 3rd यूनिट खत्म। अब हम चलते हैं हमारे 4th यूनिट की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले यूनिट की तरफ। और ना अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो देखो, इससे पीछे जो वीडियो ना 60 मार्क्स वाली बनाई है हमने, जिस पर हाइप शो हो रहा है, शायद 30 से नीचे ही है, 25 और 30 के बीच में होंगे। तो उस वीडियो को ना ज़रूर से आप हाइप कर दीजिएगा, उससे इस वीडियो की रीच इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और ना जैसे आप वीडियो पर हाइप करने के बाद वीडियो को बंद करोगे, फिर दोबारा जाके फिर दोबारा आप हाइप कर सकते हो, तो ऐसे ना आप 3 बार कर सकते हो। तो ऐसा करने से बस आपके इस चैनल की, आपके इस वीडियो की रीच इंक्रीज़ होगी। हमने, आप देखिए, एंटायर मैथ करवाया था, ठीक है, एंटायर केमिस्ट्री करवाई थी, अब हम फिजिक्स के भी ऑलमोस्ट 3-4 यूनिट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। तो इतने दिनों में इतना काम करना, आप सोचिए कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों आप सबका, अगर आपने ऐसा किया है तो। बाकी कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। और चलते हैं हम अब अगले यूनिट की तरफ।